एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स मैथ एकेडमी। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है सिर्फ हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया या ये रटने वाला चैप्टर है। हम फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं और बस उसको लर्न करके हम अप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर हम इसको लॉजिक से समझे ना, अगर हम इसे लॉजिक से समझेंगे तो हमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हो, बोर्ड्स में हो या फिर जेई के भी कुछ जो क्वेश्चन हमें बनते हैं, हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले, डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे। जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं, कल बारिश होगी या नहीं होगी? कि कल भाई बारिश होगी या नहीं होगी? आप क्लासरूम में बैठे हो, आप सोच रहे हो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे अब हमारे पास, मान लीजिए आपके पास कुछ सिक्के हैं, आपने उछाले, और अब आप ये निकाल रहे हो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है। और आपने एक डाइस को उछाला या एक से ज्यादा डाइस को उछाला, तो आपको कोई मान लो स्पेसिफिक नंबर चाहिए कि भाई 6 आएगा या नहीं आएगा, 4 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट आंसर, मतलब इस मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें एग्जैक्ट आंसर तो किसी भी चीज का नहीं पता कि भाई एग्जैक्ट आंसर है क्या, आएगा क्या। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने एक डाइस को उछाला, जैसे ये हमने पढ़ा था, ये हमने भी देखा, तो भाई 6 आएगा या नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो आपको नहीं पता ना। हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, अब हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं। जो हम एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं ना, बिल्कुल सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करके निकालते हैं, इसी मैथमेटिकल वैल्यू को हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी मैथमेटिकल वैल्यू को आप क्या बोल देते हो, प्रोबेबिलिटी। आप सब कुछ अनुमान वगैरह लगा के, सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करके आप एक वैल्यू पे निकालते हो, मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन दे देते हो, भाई इतने परसेंट चांस है कि ये होगा और इतने परसेंट चांस है नहीं होगा। तो वो जो आप वैल्यू निकाल रहे होते हो ना, इसी मैथमेटिकल वैल्यू को हम नाम देते हैं, ये क्या कहलाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ये चीज समझ में आई। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाषा में, बिल्कुल सिंपल, सिंपल सा मतलब होता है कि चांस होना, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब क्या मतलब है भाई इसका, क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम इस बात से, मतलब कोई भी घटना है जो घटित होने वाली है, उसकी कितनी परसेंट की संभावना है, उसका कितने परसेंट का चांसेस है कि वो ऐसा होगा ही होगा। जैसे कि अब इस बच्चे ने, ये हमने एक इमेज दिख रही होगी आपको, आप इस इमेज मान लो आप ही हो, आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपने एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। अब आप इसके कोई मतलब, मान लो मैं कह रही हूँ 50% ही चांस है हेड आने का और 50% ही चांस है टेल आने का। तो ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है ना कि भाई ये, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, और हम क्या बता पा रहे हैं इससे कि भाई हेड आने के चांसेस इतने हैं और टेल आने के चांसेस इतने हैं। इसी बात को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी घटना को घटित होने की कितना चांसेस है, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एक हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे हम पूरे चैप्टर को और बहुत अच्छे से। अब देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, जैसे कोइन को आप उछालते हो, हम डेली लाइफ में देखते हैं, किसी भी, मान लो आप कोई गेम स्टार्ट करने वाले हो स्कूल में। अब स्कूल में आपके पास कोई भी गेम स्टार्ट होने वाला है, अब हमें नहीं पता कि पहले को दो टीम है हमारे पास है फर्स्ट टीम येरी और सेकंड टीम येरी। अब आप एक कॉइन को उछालोगे, फर्स्ट टीम वाला कहेगा अगर हेड आया तो भाई मैं खेलूंगा, और दूसरा वाला कहेगा अच्छा टेल आया तो मैं खेलूंगा। अब हम क्या करेंगे, उसको उछालेंगे। अब तो दोनों के आने के चांसेस जितने जितने पर, दोनों के चांसेस कितने हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, मुझे नहीं पता ना, मैं किसी पे प्रेशर तो नहीं दे सकती। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से, क्योंकि इधर यहाँ पर हेड और टेल आने के दोनों के इक्वल चांसेस है ना, इस तरीके से सिमिलरली कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हम किसी भी घटना को घटित होने की चांसेस बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा, नहीं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, बस हम ये बता रहे हैं कि कोई इवेंट होगा तो उसके मतलब कितने परसेंट चांसेस होंगे होने के या फिर ना होने के। क्लियर, ये चीज समझ में आई।
डेफिनेशन समझ में आ गई ना। देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, बारिश होगी या नहीं होगी, दिस इज एन एग्जांपल। कोइन वाला मैंने आपके साथ कर लिया। डाइस वाला एग्जांपल बहुत पूछते हैं हम, और हमें देखते भी है। तो आप कोई भी गेम खेल रहे हैं आप, तो आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस में भाई 6 आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, 2 आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। इस तरीके से कितने परसेंट चांसेस है, ये क्लियर हो गई ये चीज। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती क्या है। ये चीज समझ में आ गई ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। क्लियर है ये चीज, प्रोबेबिलिटी का हमें मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इधर से। प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से समझिए, हर एक टर्म का मतलब समझना हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म यूज होती है ना, वो होता है मेरे पास रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट, अब क्या है भाई ये चीज, ये समझो। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहली चीज तो ये हमारे दिमाग में आ जाती है कि मैम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसका आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा ना। कुछ भी एक ट्रायल किया और उसका कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब एक्सपेरिमेंट हमारे पास दो तरीके से होते हैं। एक हमारे पास होता है रेंडम एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है यहीं पर ही नॉन रेंडम एक्सपेरिमेंट। नॉन रेंडम एक्सपेरिमेंट, ये दोनों चीजें हमें समझनी जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, और हमारे पास नॉन रेंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, समझिए। रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से समझे, मतलब मान लीजिए आपने कोई भी, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसका जिसका एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है, आउटकम बोल दो या फिर रिजल्ट बोल दो, आप एग्जैक्ट आउटकम बोल दो या रिजल्ट बोल दो। आप है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये ही आएगा, कि भाई ये ही आएगा। ये समझ में आया, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आपके पास जो भी आउटकम आएगा वो क्या आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर बोल सकते हो कि कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगी या कुछ पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स होंगे, उन्हीं में से कुछ आएगा, पॉसिबल आउटकम्स में से ही कुछ आएगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम में से ही आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट क्या आएगा, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि अब जब हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को पढ़ रहे थे, तो हमने क्या करा था, यहाँ पर इसको मैं एक बार इरेज करती हूँ ताकि चीजों को अच्छे से समझ पाए हम। देखो क्या सोच सकते हैं, इसको इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब ये एग्जाम्पल था हमारे पास, ये एग्जाम्पल था हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या देख रहे थे हमने, एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को आपने टॉस किया, टॉस किया तो मुझे ये पता है टॉस करने पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉसिबल आउटकम्स। ये मेरे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब रिजल्ट को ही हम बोलते हैं आउटकम। तो ये पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा ये आए या टेल आएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है, सोहन नाम का लड़का है, और उसने दो टीम बना रखी है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। ठीक है, सोहन उस टीम का कैप्टन है, सोहन उस टीम का क्या है हमारे पास, कैप्टन है। सोहन ने कहा कि भाई मैं एक कॉइन को उछालता हूँ, मैं एक कॉइन को उछालता हूँ, अगर हेड आया तो फिर टीम ए खेल लेगी, और अगर टेल आया तो टीम बी खेल लेगी। ठीक है, अब उसने कॉइन को उछाला, अब मान लीजिए उसने कॉइन को उछाला तो हेड आ गया, उसको कॉइन को उछाला तो हेड आ गया। ठीक है, मैं अब तो फिर टीम ही खेल लेगी। लेकिन यहाँ पे समझने की बात क्या थी, देखो जब ये जो सोहन नाम का लड़का था, जब ये सोहन नाम का लड़का, जब ये सिक्के को उछाल रहा था, जब ये कॉइन को क्या कर रहा था, टॉस कर रहा था, तब थोड़ी ना उसे पता था कि क्या हेड आएगा या टेल आएगा। तब तो उसे नहीं पता था ना कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तब तो वो नहीं बता रहा था। तो उसने सिर्फ ये कहा था आएगा हेड या टेल में से कुछ एक ही। लेकिन अब आने क्या वाला है वो उसे भी नहीं पता, आने आंसर क्या आने वाला है वो उसे भी नहीं पता। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है
या एग्जैक्ट रिजल्ट या आउटकम क्या है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी आंसर आएगा ना वो कुछ जो पॉसिबल आउटकम है ना उसी में से कुछ एक ही आएगा, उसको आप बोलते हो क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये पहला एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, ये वाला देखो, जैसे आपके पास डाइस है, जैसे आपके पास क्या है, ये डाइस है। अब देखो डाइस को आप जब उछालते हो, जब आप डाइस को करते हो, थ्रो करते हो, तो आप देखो हमें ये पता है कि जो इसके पॉसिबल आउटकम है, जो इसके पॉसिबल आउटकम है वो क्या आते हैं हमारे पास, पॉसिबल आउटकम जो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो क्या है मेरे पास, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या तो 4 या 5 या 6। भाई इन्हीं में से कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम आ सकता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब आपने मान लीजिए एक डाइस को उछाला, डाइस को आपने थ्रो कर दिया, आपने डाइस को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, थ्रो करने के बाद पॉसिबल, थ्रो करने के बाद रिजल्ट आएगा क्या, ये तो हम नहीं बता सकते ना, रिजल्ट क्या आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी पॉसिबल आउटकम होगा, जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम होगा, या फिर आप ये बोलो कि जो भी आपके पास आउटकम निकल कर आएगा, जो भी आपके पास आउटकम निकल कर आएगा वो आपके पास होगा क्या, वो होगा इन्हीं में से कुछ एक, या तो 1 2 3 4 5 6, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये चीज समझ में आई, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे अब देखो मान लीजिए मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच में ये हमारे पास रेंडम एक्सपेरिमेंट हो गया डेली लाइफ से रिलेटेड, आप समझ सकते हो। मैच में दो ही केसेस होते हैं, या तो आप जीत जाओगे, या तो वन होगा, या फिर आप क्या करोगे, लूज कर जाओगे, मतलब या तो हार जाओगे। अब देखो, अब मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, अब मैच चल रहा है आपके दो टीमों के बीच में, तो अब हम कहें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो अब जो इसके पॉसिबल आउटकम है, जो इसके पॉसिबल आउटकम है मेरे पास, जो टोटल पॉसिबल आउटकम है हम वही लिखते हैं हमेशा, वो हमारे पास क्या है, या तो मैच में हम विन करेंगे या मैच हम लूज कर जाएंगे, ठीक है, ये आर द पॉसिबल आउटकम। अब देखो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बनेगा, ये मैच हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बनेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास आंसर आएगा लास्ट में, आंसर जो भी हमारे पास निकल कर आएगा वो इन दोनों में से ही तो एक होना है। मान लीजिए आप, या तो वो, जैसे मान लो आप, आपका और आपके दोस्त की दो टीम है, उनके बीच में गेम चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, या तो आप मैच जीतोगे या तो आप मैच हारोगे, तो दो ही तो हमारे पास आंसर होंगे, तो वो हमारे पास ये हो जाएगा। अब आपने लॉटरी लगाई, ये हम पढ़ते हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास अगला एग्जांपल है। देखो लॉटरी लगाई, या तो हम लॉटरी को जीतेंगे, या तो हम लॉटरी को जीतेंगे, विन होगा, या फिर हम लॉटरी में अपने पैसे हार जाएंगे, लॉस होगा। तो हमें नहीं पता कि फाइनल आंसर आने क्या वाला है, मुझे नहीं पता, या तो मैं जीत जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी, लेकिन दो ही केस होंगे, उनके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। देखो जैसे आप बाहर बाहर मतलब बैठे हो, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, क्या पता बादल गरज रहे हैं भाई, बारिश आ भी जाए, क्या पता रेन आ जाए, क्या पता रेन आ जाए, और क्या पता आ भी जाए, और क्या पता रेन ना भी आए, क्या पता रेन ना भी आए। तो मुझे इसका क्या आउटकम आने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। तो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट की बातें समझ में आई कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े ना, ये हमारे पास थे रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल। ये क्लियर हो गई चीज आपको, डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी, व्हाट डू वी मीन बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, जब आप सिक्के को उछाल रहे हो ना, जब कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम ट्रायल। तो आप क्या करते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ईच ट्रायल आपको एक आंसर देगा, एक ईच ट्रायल आपको एक आंसर देगा। आंसर से बढ़िया आप ये बोलो कि ईच ट्रायल में आपको एक क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो ईच ट्रायल में आपको क्या मिलेगा, एक आउटकम मिलेगा। लेकिन आप नहीं कह सकते कि वो आउटकम होने क्या वाला है, वो आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से ही, आप नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जो भी आउटकम होगा आपके पास, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये जो भी कुछ होगा वो पॉसिबल आउटकम जो होंगे ना, मतलब ये आप किसी एक्सपेरिमेंट का ही ट्रायल ले रहे होगे,
या आप किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट का ही ट्रायल ले रहे होगे, तो उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उन्हीं में से कुछ एक होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही होगा। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, अब देखो हम अपनी डेफिनेशन पे वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। मतलब इसमें क्या होगा भाई? इसका उल्टा मतलब मैम, मतलब ये रैंडम नहीं है। मतलब क्या? जिसमें जिसका जैसे मान लो, जैसे अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें क्या होता, हमें आउटकम नहीं पता था, ठीक है, रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता था कि क्या होगा। बट अगर हम बात करें कि हमारे पास है ना कुछ ऐसे आउटकम भी होते हैं जिसमें है ना रिजल्ट हमारे पास फिक्स्ड ही रहता है, मतलब फिक्स्ड ही होगा, तो वो हमारे पास कहलाएगा नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। चाहे आप वो एक्सपेरिमेंट को कितने भी टाइम कर लो, उसका जो आउटकम है, जो उसका जो रिजल्ट है ना, वो चेंज नहीं होगा। वो आपके पास चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी बार कर लो। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, ये रहा एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ये समझो, ये वाला। अब देखो, ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, ये हमारे पास एक नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट का ले लिया कि सन ईस्ट से निकलेगा। भाई सीएम ईस्ट से ही निकलेगा। अब चाहे इसका इवेंट ले लो आप आज सुबह का, चाहे इवेंट ले लो कल सुबह का, चाहे 10 दिन बाद का, चाहे सूरज तो ईस्ट से ही निकलेगा ना। ये रिजल्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही है, और ये रिजल्ट तो कभी चेंज ही नहीं होने वाला। ये बात समझ में आई? दूसरा, आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से ऐसे समझ सकते हो कि वाटर हमारे पास कितने डिग्री पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करेगा जब आप नॉर्मल प्रेशर रख रहे हो तो। ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में नहीं आएगा, ये नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में आएगा। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों, जैसे सन ईस्ट से निकलता है, ये इसका हम जो देखो सन निकलता है तो ईस्ट से ही निकलता है ना, इसका जो आउटकम है वो हम हमेशा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना, इसका जो हम आउटकम है वो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? ये बेसिक सी थी, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट डू वी मीन बाय द नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम समझते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस होता क्या है? अब देखो, सैंपल स्पेस हमारे पास होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन है ये, और हमें इसे रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो आप इसे। देखो, जैसे आपने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने परफॉर्म कर दिया, आपने क्या करा? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम थे ना, जो भी आपने पॉसिबल आउटकम थे, वो आपने लिख दिए। पॉसिबल आउटकम का आपने एक सेट बनाया और उनको लिख दिया। वो जो हमारे पास, जैसे ये था, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इस तरीके से समझो कि आपने एक कोइन को टॉस किया, एक कोइन को आपने टॉस किया। अब जो आपके पास पॉसिबल आउटकम थे ना, जो आपके पास पॉसिबल आउटकम थे, आपने उनको इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, ये एक सेट में लिख दिया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जो ये सेट होता है, सेट ऑफ, यहाँ पर लिखो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम का, इसी को आप बोल देते हो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम का। और किसके रिस्पेक्ट में? जो आपने लिखा है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हमारे पास हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, उनके जितने भी पॉसिबल आउटकम थे, आपने उनको सबको एक बॉक्स में बंद किया और उसको लिख दिया। इस कलेक्शन को ही आप बोल देते हो क्या? सैंपल स्पेस। इस कलेक्शन को ही आप क्या बोल देते हो? सैंपल स्पेस बोल देते हो। ये चीज समझ में आई है? ये क्लियर हो गई ना? देखो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बारिश होगी या नहीं होगी इसकी तो संभावना परसेंटेज में निकाल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक सिक्का उछाला था, तो यहाँ का जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा, मैं एस डॉट एस से लिख रही हूँ सैंपल स्पेस, वो क्या बनेगा आपके पास? उसको आप कैसे लिखोगे? सैंपल स्पेस बन जाएगा आपके पास, मतलब जो आ सकता है, टोटल आउटकम जो आपके पास निकल कर आ सकते हैं। एक सिक्के को उछालोगे तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं। जैसे वैसे ही जैसे ये पॉसिबल आउटकम था, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा।
जब आप एक डाइस को उछाल रहे हो, या तो आपको 1 मिलेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनके अलावा तो कुछ और नंबर मिलेगा ही नहीं। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा, या तो आप हारोगे या फिर आप जीतोगे। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा लॉटरी का, या तो भाई आप जीतोगे या फिर आप हारोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि हमारे पास सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ये वाली चीज आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सेट होता है ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम का ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे हम बोल देते हैं कि क्या होता है हमारे पास, वो सैंपल स्पेस बन जाता है। क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड जो हम यूजुअली बहुत देखने को मिलेगा हमें, नेक्स्ट वर्ड आता है मेरे पास, व्हाट डू वी मीन बाय द इवेंट, कि भाई मेरे पास इवेंट क्या होता है। इवेंट मेरे पास होता क्या है। इवेंट का मतलब होता है जिस सब जो हमारे पास सैंपल स्पेस है ना, जो हमारे पास सैंपल स्पेस हमने लिया है, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, सैंपल स्पेस का इधर मैं लिखती हूँ, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट आपने ले लिया, कोई भी सबसेट आपने ले लिया, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इवेंट कहलाता है। वो आपके पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। सैंपल स्पेस तो आपको बताता है कि भाई ये टोटल पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है। इवेंट क्या होता है, जो भी हमारे पास सब इवेंट होता है, वो इवेंट भी बोल देते हैं हम कभी कभी, और केसेस भी बोल देते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, इवेंट भी बोल सकते हो आप, केसेस भी बोल सकते हो। ये क्या होता है हमारे पास इवेंट या केसेस, जो हमारे पास सैंपल स्पेस का कोई भी जो हमारे पास सबसेट होगा, वो हमारे पास इवेंट कहलाएगा। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। देखो कैसे समझ सकते हो, जैसे इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा चीजें थी ना, इसे हटा देती हूँ। ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, ये आप हटा दो। ये, अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज तो मेरे पास सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इवेंट क्या होगा यहाँ पर, इवेंट हो जाएगा, मान लीजिए मैंने एक इवेंट, इवेंट हमारे पास होगा क्या, मान लीजिए कि हमने डाइस को उछाला, और डाइस को उछालने के बाद मुझे जो चाहिए ना, वो चाहिए कि डाइस को उछालने के बाद मैं निकाल रही हूँ कि लेट ओड नंबर ऑब्टेन हुआ है, लेट ओड नंबर ऑब्टेन हुआ है। तो इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। इवेंट हमारे पास हो जाएगा 1 3 5, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इवेंट। और ये ऑलवेज किसका सबसेट होगा, ये ऑलवेज सैंपल स्पेस का सबसेट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास इवेंट होते कितने टाइप्स के, इवेंट हमारे पास होते कितने टाइप्स के। इवेंट अपने आप में मेरे पास देखो कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट मेरे पास होता है इम्पॉसिबल इवेंट, फर्स्ट मेरे पास क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, इसका होना पॉसिबल मतलब जिसके होने की कोई चांस ही नहीं है, उसको बोलते हो आप इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या बोलते हो आप, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जैसे कि आपने जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, ये रहा हमारे पास एग्जांपल, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये समझो, ये हमारे पास एग्जांपल है इम्पॉसिबल किसका, इवेंट का। भाई आपने जब एक डाइस को उछाला, डाइस को उछाला तो 1 आ सकता है आपके पास, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब ये सारे आउटकम आ सकते हैं। मैं कहूँ डाइस को उछालो और मुझे बताओ कि पॉसिबिलिटी बताओ, डाइस में 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, या हम इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं, इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड नल इवेंट, नल इवेंट। और आप इसको क्या बोलोगे, मतलब एन इवेंट जिसके सैंपल में, मतलब जो आप इस इवेंट का जब आप सैंपल स्पेस प्रिपेयर करोगे, तो उसमें हमें कोई भी एलिमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। दैट इवेंट इज कॉल्ड बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है, इम्पॉसिबल इवेंट आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है इसी में, दैट इज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होते हैं अब मेरे पास, श्योर इवेंट होते हैं मतलब ऐसे इवेंट भाई जिनका होना तय है, जिनका होना तय है, वो होंगे ही होंगे, जो होगा ही होगा। द इवेंट
जो हमारे पास 100 मतलब होंगे ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझो कि आपने एक डाइस को उछाला, एक डाइस को उछाला, डाइस को उछालने के बाद जैसे एक सिंगल डाई को उछाला, गेटिंग गेटिंग नंबर लेस देन लेस देन 6। तो डाई थ्रो, जब आप एक डाई को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, एंड गेटिंग नंबर लेस देन 6, तो ये मेरे पास किस कैटेगरी में आएगा, ये इवेंट मेरे पास किस कैटेगरी में आएगा, ये इवेंट मेरे पास आएंगे श्योर इवेंट, क्योंकि इनका होना तय ही है भाई। अब जब सिक्के को उछालोगे या आपके पास 1 से 6 तक के तो नंबर आएंगे, तो इस तरीके की इवेंट को क्या बोलते हो आप, श्योर इवेंट बोलते हो। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है दैट इज सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट क्या होते हैं भाई मेरे पास, सिंपल इवेंट होते हैं हमारे पास जिसके, जैसे इवेंट का भी हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है उनको लिख रहे हैं। अगर जब हमारे पास आपने लिखा कोई भी इवेंट आपने किया, मतलब कोई भी इवेंट है हमारे पास, उसके सैंपल स्पेस में ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली क्या हो इधर, सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो उस इवेंट को आप क्या बोलते हो, दैट इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि एक कॉइन को आप उछाल रहे हो, एक कॉइन को आप उछाल रहे हो। अब आपके पास गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल इवेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि आपको जब आप इस इवेंट, मतलब इस इवेंट का जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे उसमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा आपके पास, सिंपल इवेंट कहलाएगा। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है, क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट, कंपाउंड इवेंट हमारे पास क्या होता है। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे को एक से ज्यादा आउटकम देखने को मिलते हैं, जिस इवेंट में हमें एक से ज्यादा आउटकम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक डाई को हम जब थ्रो कर रहे हैं तो इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तो उसका जो हमारे पास आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 2, 4 और ये हमारे पास 6 देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। और भी चीजें होती है हमारे पास, और भी तरीके से हम इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। और एक तो हमारे पास होता है, नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं मतलब जो हमारे पास किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो भी आउटकम आएगा वो इससे पहले वाले आउटकम, मतलब जो भी आपने इवेंट करा होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ये बेसिकली हम क्लास 11th में नहीं आता, 12th में आता है, इसलिए बस हम इसकी डेफिनेशन के बारे में अभी डील कर रहे हैं। बाकी हम आगे कर लेंगे जब हमारे को अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ये हमारे पास इवेंट्स के टाइप्स होते हैं। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी हमारे पास इवेंट के बारे में कि क्या है इवेंट और क्या नहीं है। क्लियर ये चीज, समझ गए अभी हम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मतलब 2-3 चीजें हो रहे हैं हमें डिस्कस करने के लिए, ताकि फिर नेक्स्ट हम आगे ट्राई वो आगे क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें ही हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास है वो समझिए कि क्या है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास चीज जो हमें डिस्कस करनी चाहिए दैट इज फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केस बोल सकते हो आप इसको, या आप फेवरेबल इवेंट भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। फेवरेबल केस बोल दो या फिर आप बोल दो फेवरेबल इवेंट। अब होता क्या है, देखो ऐसे केसेस या ऐसे इवेंट जो हमें इंश्योर कर रहे हैं द अकरेंस ऑफ एन डिजायर्ड इवेंट। मतलब क्या, जैसे अब मान लो कि आपने, मान लीजिए आपने एक डाई को थ्रो किया, आपने एक डाई को थ्रो किया। अब आपने एक डाई को थ्रो किया और मान लीजिए कि आपका डिजायर्ड इवेंट 6 हो गया, आपको चाहिए 6 था और 6 ही आ गया। मतलब आपको क्या चाहिए था, आप सोच रहे थे कि यार 6 आ जाए और 6 ही आ गया, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फेवरेबल केसेस कहलाएगा। फेवरेबल केसेस कहलाएगा मतलब जो मुझे चाहिए था वही आ जाए, तो वो उस केस में वो क्या कहलाएगा, वो इवेंट आपके पास क्या कहलाएगा, फेवरेबल इवेंट कहलाएगा। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट से में आगे हमारे पास आता है व्हाट डू वी मीन बाय, व्हाट डू वी मीन बाय, द नेक्स्ट इज इक्वली,
equally this there is some spelling error. So this is equally likely event. इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है हमारे पास? इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं मतलब हम है ना, जैसे आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके से समझो कि आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप किसी को ज्यादा प्रीफरेंस नहीं दोगे, आप किसी को ज्यादा प्रीफरेंस नहीं दोगे। मतलब मानो कि जैसे आपके पास, आपने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछाला, तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। क्या आप ये कह सकते हो कि नहीं भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 40% है? आप ऐसा नहीं कह सकते ना। आप क्या कह रहे हो कि हर नंबर के हर मतलब जो भी आपके पास हेड है या फिर टेल है, उनके आने की उन दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल इक्वल है। जितना परसेंट चांस है हेड आने का, उतना ही परसेंट चांस है आपके पास टेल आने का। तो बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट क्या कहलाते हैं आपके पास? इक्वली लाइकली इवेंट आपके पास वो होते हैं जिसमें हम विच इन विच in which we in which we do not expect in which we do not expect the happening of the happening of one event of one event in प्रेफरेंस ऑफ अदर इन वन इवेंट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अदर। मतलब ऐसे इवेंट जिसमें हम ऐसा प्रेफर नहीं कर रहे कि भाई इसका आने का ज्यादा चांसेस है, इसका आने का दूसरा चांसेस है। दूसरा एग्जांपल आप इसमें क्या ले सकते हो, ये जो हमने एग्जांपल लिया था ना, ये वाला, यहाँ पर ये इवेंट भी मेरे पास कैसा कहलाएगा? दिस इवेंट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखो क्यों कहलाएगा ये समझिए। जब भी आप एक डाइस को उछालोगे, तो आपके पास डाइस को उछालने के बाद हमारे पास पॉसिबल आउटकम तो यही है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। यही है ना हमारे पास। हम किसी को प्रेफरेंस तो नहीं दे रहे ज्यादा कि भाई जितना 1 आने का चांसेस है, उतना ही बाकी के एलिमेंट को आने का भी चांसेस है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। ये चीज आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। व्हाट डू वी मीन बाय द इक्वली लाइकली इवेंट? दो दो बातें और बची है, उनको हम डिस्कस करते हैं, देन आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द, सपोज दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ पार्ट। in the fifth definition is, what do we mean by the mutually 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 exclusive event? mutually exclusive event, ये समझिए। मान लीजिए कि आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट आपने कुछ इवेंट परफॉर्म की, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपने दो इवेंट परफॉर्म किए, ए और बी। ठीक है, इस इवेंट का अपना कुछ सैंपल स्पेस होगा भाई, इस इवेंट का अपना कुछ सैंपल स्पेस होगा, इस इवेंट का अपना कुछ सैंपल स्पेस होगा। आप कहोगे कि ए और बी, आप क्या कहोगे? ये ए और बी, ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएंगे? फाई हो जाएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। if both event cannot occur simultaneously in the same trial, then we can say that they are going to represent a mutually exclusive event। okay, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, मतलब आपने एक परफॉर्म किया हुआ, जैसे आप मान लो, आपने जैसे आप, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है डाइस का, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। डाइस का हमने एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया है, DICE, डाइस का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने करा क्या है, हमने एक उसको उछाला है, डाइस को उछाला है। पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं? मतलब वही 6 आ सकते हैं। ए मैंने लिया जब मेरे पास ओड आ रहे थे, ओड आ रहे थे तो भाई क्या आ गया? 1 3 5 आ गया। और बी मैंने इवेंट लिया जब मेरे पास इवन नंबर आ रहे थे, तो 2 4 6 पॉसिबिलिटी आ गई। अब देखो, मैं कहूँ क्या मेरे पास कोई ऐसा इवेंट होगा जब मैं एक डाइस को उछालू मेरे पास हेड भी आ जाए, वो सॉरी, जब मैं एक डाइस को उछालू तो मेरे पास इवन नंबर भी आ जाए और ओड नंबर भी एक साथ आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट, बहुत इवेंट जो हमारे पास एक साथ हो ही नहीं सकते। और हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें अगर सैंपल स्पेस दे रखा हो तो जिनके सैंपल स्पेस में कुछ कॉमन ही ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज, आज का लास्ट हमारे पास क्या है? एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस बोल दो या एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बोल सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दे रखे हैं,
टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपने ले लिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपने ले लिए दैट कैन अकर इन एन एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास हो सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे ना किसी भी एक्सपेरिमेंट के, कोई एक एक्सपेरिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो हो सकते हैं दैट कैन अकर, जो पॉसिबल है, जो हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव केसेस कहलाएगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव केसेस कहलाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे जो हो सकते हैं उसे आप बोलोगे कि एग्जॉस्टिव केसेस कहलाएगा। जैसे मान लो कि आपने एक डाई को थ्रो कर दिया, डाई को टॉस किया, तो हमारे पास 6 एग्जॉस्टिव केसेस हो सकते हैं, मतलब 6 इवेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो सारे के सारे आपको करना क्या है, एग्जॉस्टिव केसेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम है ना उन सबको इकट्ठा कर दोगे। तो अब देखो जैसे इवेंट है, मान लो इवेंट E1 हुआ आपके पास कि भाई 1 आया होगा, इवेंट 2 हुआ, कैसे भी हो सकता है ना। इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट, अब एक डाई को जब आप उछाल रहे हो, डाइस को जब आप उछाल रहे हो, तो क्या क्या हमारे पास इवेंट बना सकती हूँ कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर इवन नंबर्स आ जाए, या फिर ओड नंबर्स आ जाए, ये आप इवेंट बना सकते हो। अब जब आपने सारे इवेंट को इकट्ठा कर लिया जो पॉसिबल है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव केसेस कहलाएगा। अब पता है क्या होता है, जैसे आप मान लो कोई भी आपने इवेंट कर, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट था, उसके आपके जो इवेंट थे ना वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। मान लो उसके जो इवेंट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, E1, E2, E3, और मान लो कोई भी है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ E4, ठीक है। तो अब आप वेरीफाई कैसे करोगे कि एग्जॉस्टिव केसेस है या नहीं। अगर ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट बन रहे होंगे ना, E1, E2, E3, E4, मैं डाई के लिए नहीं कर रही, जस्ट रैंडम एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मेरे पास ये क्या बन रहे होंगे, इफ आर एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन रहे होंगे, तो होगा क्या ना, जब आप E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 करोगे ना, तो जिस भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ये हमारे पास एग्जॉस्टिव केसेस को शो कर रहे होंगे, देन इन सब का जब यूनियन करोगे तो उस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना उसका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा, उस सैंपल स्पेस में से कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आप इसको है ना ऐसे समझ सकते हो। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लो कि जैसे मैंने दो सिक नहीं एक सिक एक डाई को ही उछाला, एक डाई वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं अभी हम, डाइस वाला। तो E1 इवेंट मान लो, तो 1 आ रहा है, E2 इवेंट मान लो आपके पास आ रहा है 3, 4 आ गया, ठीक है। और जो भी था हमने बस मैं एग्जांपल ले रही हूँ। E3 मान लो कि हमारे पास 2 आ गया, और E4 मान लो ये हमारे पास आ गया 5 और 6। अब देखो जब आप E1 यूनियन E2 E3 4 E4 E1 यूनियन E2 E3 और यूनियन E4 करोगे, तो आपके पास पूरा S बन जाएगा। S में क्या, पूरा 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो बेसिकली नाउ इस केस में ये जो, अब जरूरी नहीं है यही होंगे डाई के हमारे पास केसेस, हम कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ये मतलब ये इवेंट बनाए और मैं चेक कर रही हूँ क्या E1 E2 E3 E4 ये हमारे पास मिलकर एक एग्जॉस्टिव केस बना रहे होंगे, नहीं। तो यस ये बना रहे होंगे, क्योंकि जब मैं इनके सैंपल स्पेस का जब यूनियन करूंगी ना, तो पूरा का पूरा जो एक डाइस का सैंपल स्पेस होता है वो तैयार हो जाएगा। तो उस केस में ये मेरे पास क्या बना रहे होंगे, एक एग्जॉस्टिव केस की कंडीशन को बना रहे होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आई थिंक ये सभी को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक था, अगर मुझे ये बेसिक के बारे में नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए ये जानना हमें जरूरी है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, सब परफेक्टली अपनी नोट्स बनाते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िए।